नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज लेकर के आई हूँ फिर से आपके लिए एक फर्स्ट पेपर नेट के फर्स्ट पेपर का वीडियो, जो कि टॉपिक होगा लोक विकास और पर्यावरण। लोक विकास और पर्यावरण टॉपिक पर कि आज मैं इस वीडियो को देने से पहले आपको पहले ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अगर आपने नेट के लिए तैयारी करनी है हिंदी सब्जेक्ट से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फर्स्ट पेपर की तैयारी भी इस समय मैं करवा रही हूँ। जो टॉपिक आपको हिंदी में जल्दी नहीं मिलते, उनको मैं लेकर के आई हूँ। तो चैनल जो है संकल्प सफलता को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एनटीए नेट, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस आदि परीक्षाओं में हिंदी विषय के अध्ययन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विशेष प्रश्नों के नोट्स पाने के लिए या जो पीडीएफ होती हैं, जो क्वेश्चन आंसर जो मैं करवाती हूँ, उनके पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में ही हमारा फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे आप सादर आमंत्रित हैं। आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो उस ग्रुप में भी शामिल होइए। अभी नया बना है, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, लेकिन आप लोग आएंगे तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे। और चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ उनके बारे में। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? तो लोक विकास और पर्यावरण टॉपिक है। लोक विकास और पर्यावरण ये एक टॉपिक है जो कि आपके फर्स्ट पेपर की एक इकाई में आता है। और इस इकाई से भी 5 प्रश्न आते हैं। जैसे बाकी टॉपिक से 5-5 प्रश्न आते हैं, वैसे ही इस इकाई से भी 5 प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले इसमें जो कि देखिए, क्योंकि मैंने बुक से ली है, ये पीडीएफ मैंने बुक से बनाई है, मैंने टाइप नहीं किया है इसको, और बुक से बनाई है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे क्वेश्चन। अगर आप इंग्लिश को समझने वाले हैं तो इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हिंदी के समझने वाले हैं तो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2004 में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी का कारण था। दिसंबर 2004 में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी का कारण था। कारण आपको बताना है कि कौन सा कारण था। भूकंप था, या ज्वालामुखी का निकलना, या प्रभंजन यानी कि हरिकेन, या उष्णकटिबंधीय तूफान, इनमें से क्या था कारण? तो क्योंकि 2004 की बात हो रही, लेटेस्ट नहीं है, बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं इतना पुराना, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको दिमाग में रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर देना चाहूँगी मैं सबसे पहले तो भूकंप, कि भूकंप का जो है कारण था, भूकंप कारण था यहाँ पर। और इसमें क्या था कि दिसंबर जो 2004 में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में जो सुनामी आई थी, उसका कारण भूकंप था। जब कभी पृथ्वी पर ठोस चट्टानें अपने स्थान से अचानक हटती हैं, ठोस ठोस चट्टानें जो है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है, आपको पता है, उसमें कंपन होता रहता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ चट्टानें या पर्वत अपने आप से अपने स्थान को छोड़ने या टूटने लगते हैं, तो पृथ्वी में कंपन होता है। और उसी कंपन की तरंगों का जो संचरण होता है वो भूकंप कहलाता है। कंपनों का जो मुख्य कारण है वो महाद्वीपों या समुद्र तल की ठोस चट्टानों का अचानक भ्रंश तलों पर धंसना या खिसकना है, जो महाद्वीपों की जमीन पर भूकंप तथा समुद्र में सुनामी उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था भूकंप। और ये दक्षिण तथा पूर्व दक्षिण एशियाई में एशियाई क्षेत्रों में आई सुनामी का कारण था भूकंप। अगला प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित कौन सी गैस उस श्रृंखलित प्रतिक्रिया को आरंभ करती है जिससे ओजोन टूटता है? कि जो ऊपरी वायुमंडल की जो गैस है उस श्रृंखलित प्रतिक्रिया को आरंभ करती है जिससे ओजोन टूटता है। तो इसमें कौन सी गैस है? गैस में पूछा गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन। इनमें से कौन सी, थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है लेकिन पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए इसको पूछा जा चुका है, ये पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। और जो संभावित प्रश्न होंगे उनको भी आगे लेकर के आऊंगी, लेकिन अभी जो पूछे गए प्रश्नों का संकलन है उन्हीं की व्याख्या मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी गैस से जो है प्रतिक्रिया के स्वरूप में ओजोन टूटती है, ये बताना है। तो जब वायुमंडल में सीएफसी यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और हेलोन्स, ये जो है गैसें हैं, जिनका नाम है गैसों का कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि गैसों का जो यौगिक मात्रा होती है वो ओजोन परत का अवक्षय होने लगती है। जब इन सब का समायोजन होता है, कौन कौन सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोन्स, इन सब का जब समायोजन होने लगता है, तब जो है गैस का भार ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसके कारण ओजोन परत का अवक्षय होने लगता है।
ऊपर जो है वायुमंडल में क्लोरीन गैस ही ओजोन के टूटने की श्रृंखलित प्रतिक्रिया आरंभ करती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सी गैस, क्योंकि कई गैसों के समायोजन से टूटती है, अकेले एक के नहीं, लेकिन जो ऊपर गैसों का वातावरण है उसमें से जो क्लोरीन गैस है उसकी वजह से ओजोन की प्रक्रिया, ओजोन जो है वो विखंडित होने लगती है और वो टूटने की कगार पे पहुंच जाती है, मतलब उससे जो है ओजोन टूटती है। और जो क्लोरीन का एक परमाणु जो होता है वो ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को विखंडित कर देता है। बहुत बड़ी जानकारी है जिसको कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए क्लोरीन गैस के बारे में, कि जो क्लोरीन है उसका अगर एक भी परमाणु ओजोन से टकराता है, ओजोन के 1 लाख अणुओं को विखंडित करने की शक्ति रखता है। अगला प्रश्न है, अंतःश्वसन अथवा भोजन के माध्यम से, अंतःश्वसन अथवा भोजन के माध्यम से भारी मात्रा में सीसा, पीबी इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जो होता है उसको शॉर्ट में लिखा गया पीबी, के प्रभाव में रहने से क्या होता है। सीसा का जो है प्रभाव में रहने से, मतलब अंतःश्वसन अथवा भोजन के माध्यम से भारी मात्रा में सीसा के प्रभाव में रहने से क्या होता है। तो क्या होता है, मानसिक मंदन, उच्च रक्तचाप, केंद्रीय स्नायु तंत्र में विकार। इसमें 3 जो है ऑप्शन आपको दिए गए हैं और जिनको कि कूट के माध्यम से चयन करना है, कूट के माध्यम से चयन करना है और बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें प्रभाव देती हैं। तो श्वसन अथवा भोजन के माध्यम से भारी मात्रा में जो सीसा का प्रभाव होता है वो निम्नांकित के प्रभाव से पड़ता है। एक तो मानसिक मंदन, मानसिक मंदन के कारण होता है, उच्च रक्तचाप के कारण होता है और केंद्रीय स्नायु तंत्र में विकार के कारण होता है। तो ये तीनों ही सही हैं। तीनों का ऑप्शन कौन सा है, ये है डी, डी ऑप्शन है। मतलब 1 2 3 तथा 3 ये सब जो है सही हैं, तीनों इसमें सही हैं ऑप्शन, तो ये सही होगा। यहाँ पर बात होती है कि जो श्वसन अथवा भोजन के माध्यम से भारी मात्रा में सीसा का प्रभाव में रहने से क्या होता है। अगर सीसा के प्रभाव में आप ज़्यादा देर रहते हैं या भोजन में चला जाए तो, या श्वसन मतलब आपकी सांस प्रक्रिया में जो है थोड़ा सा सीसा मात्रा चली जाए तो उससे क्या होता है, तो उससे होता है मानसिक मंदन, उच्च रक्तचाप, केंद्रीय स्नायु तंत्र में विकार हो जाता है। ये रोग हैं और ये रोग इस प्रकार से आपको स्पष्ट किए जा रहे हैं कि अगर जैसे कहा जाता है किन्हीं किन्हीं चीज़ों में से, खाद्य की बात करें, किसी भी खाद्य सामग्री में कहीं न कहीं से शीशे का जो कण मिलता है, तो वो बिल्कुल बहुत मामूली सा कण होता है लेकिन अंदर पहुँच कर के बहुत नुकसान करता है। तो जैसे हाल फिलहाल में सुना गया था कि जो मैगी नूडल्स होते हैं उनमें शीशा पाया गया। तो ऐसा नहीं कि उसमें बनाने में शीशा डाला गया, लेकिन जैसे कहीं किसी चीज़ से टकरा के, टूट के बनाते समय कहीं से कुछ भी उसमें पहुँचा हो, तो वो नुकसानदेह होता है। इसलिए उसकी जाँच करने पर वो पता पाया गया और उसको कुछ दिनों के लिए बाधित किया गया। उसको, उसका विक्रय जो है कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। आपने शायद पढ़ा होगा। और इस तरह से जो श्वसन क्रिया होती है और भोजन के माध्यम से जो हमारे शरीर में अंदर जाता है, शीशे की थोड़ी बहुत मात्रा जो अंदर चली जाती है किसी भी रूप में, तो वो किस प्रकार के जो है विकार उत्पन्न करती है, उसी की बात हो रही थी। तो मानसिक मंदन भी करती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है और केंद्रीय स्नायु तंत्र में विकार भी हो जाता है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन, तीनों सही हैं और इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव जनसंख्या जिसमें जनांकीय परिवर्तन, मानव जनसंख्या जिसमें जनांकीय परिवर्तन हो जाते हैं या हो रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा या सबसे पहला ह्रास होता है। सबसे पहला, यहाँ पर पहला छिपा हुआ है, बुक से बनाया है इसलिए आ नहीं रहा था, तो यहाँ मैं देख के पढ़ रही हूँ। पहला ह्रास होता है, कौन सा ह्रास होता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, मृत्यु दर या जन्म दर। मतलब मानव जनसंख्या का जो जनांकीय परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ह्रास किसका होता है। तो इसमें होता है सामान्यतः मृत्यु दर में सबसे पहले ह्रास होता है। मृत्यु दर बढ़ जाती है जनांकीय परिवर्तन के समय में, तो जो परिवर्तन होते हैं उसमें मृत्यु दर सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। शिक्षा का स्तर तो वैसे चलेगा जैसे चल रहा है, जीवन प्रत्याशा वैसे ही जन्म होते रहेंगे, जन्म दर भी वही रहती है लेकिन मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो इसलिए मृत्यु दर प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, किसी नदी के इर्द गिर्द किसी नदी के इर्द गिर्द पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ बोध बनने से क्षतिग्रस्त होता है, ये अभिकथन है। अभिकथन और तर्क के माध्यम से आंसर देना, ये अभिकथन है। किसी नदी के इर्द गिर्द पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है, तो इसका जो कारण है, कारण दिया गया नीचे, कारण है कि विशाल जलराशि में वो क्षेत्र डूब जाता है।
कारण ये है कि विशाल जलराशि में वो क्षेत्र डूब जाता है। अब इसमें सही कूट आपको बताना है कि इनमें से सही कूट कौन सा होगा। तो कूट है कि पहला जो है सही है और दोनों सही हैं, और उस जो आर है यानी कि तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। तो इस तरह से आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग आपने इससे पहले एग्जाम दिए हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन बताने होते हैं कि अभिकथन सही है या तर्क सही है या दोनों सही हैं। तो इस तरह के ऑप्शन मैं सारा नहीं पढ़ूंगी। और इसके अलावा जो है आपको मैं इसको बताती चलती हूँ कि जो नदी है, नदी के इर्द गिर्द की जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जहाँ बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है, तो ये अभिकथन है, ये पूर्ण रूप से सत्य है। क्योंकि क्षतिग्रस्त होता है, क्योंकि हम नदी के मूल बहाव से छेड़छाड़ करते हैं। बांध बनाकर जो नदी का मूल बहाव है, उसकी जो प्राकृतिक बहाव उसका, उसको हम रोकते हैं बांध बना करके, और उस क्षेत्र को भूकंप के प्रति संवेदी बना देते हैं। तो विशाल जलराशि में वो क्षेत्र डूब जाता है, ये भी सही है। दोनों ही सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, दोनों सही वाला। और यानी कि पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा, दोनों सही हैं। और आर जो ए जो है यानी कि तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं जिनमें कि एक अभिकथन दिया होता है, एक तर्क दिया होता है, और उस तर्क के माध्यम से आपको ये सिद्ध करना होता है कि इसमें तर्क सही है या अभिकथन सही है या दोनों सही हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। विश्वविद्यालय परिवेश में गुणवत्ता की संस्कृति की समर्थनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित में से किसे एक कुलपति का उच्च प्राथमिकता कौशल माना जाएगा। यहाँ पर कुलपति का जो है उच्च प्राथमिकता कौशल के ऊपर प्रश्न पूछा गया है कि विद्यालय परिवेश में गुणवत्ता की संस्कृति की समर्थनीयता यानी कि उसको सुनिश्चित करने के लिए कुलपति का जो उच्च प्राथमिकता कौशल है वो क्या माना जाएगा। प्रशासनिक कौशल, तकनीकी प्रबंधन कौशल, मानव संसाधन प्रबंधन कौशल, वित्तीय प्रबंधन कौशल, इनमें से क्या माना जाएगा। तो जो भी विश्वविद्यालय जो भी शिक्षा व्यवस्था होती है वो सब आती है मानव संसाधन प्रबंधन कौशल के अंतर्गत। तो प्रशासनिक कौशल ये नहीं होता है, मानव संसाधन के अंतर्गत आता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। और इसके लिए जो इसकी सटीक व्याख्या होती है वो ये हो सकती है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए मानव संसाधन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि कुलपति सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों से यही सही ढंग से सामंजस्य बना लें और उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लें, तो विश्वविद्यालय सदैव विकास के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। मानव विकास मंत्रालय के अंतर्गत में विश्वविद्यालय या शिक्षा व्यवस्था आती है, तो ये जो है मानव संसाधन प्रबंधन कौशल का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के विशिष्ट उत्तरदायित्वों को दर्शाते हुए सरकारी, गैर सरकारी स्तर पर अनेक भूमिकाएं और कार्य दिए गए हैं। उन कथनों की पहचान करें जो इस मंत्रालय के उत्तरदायित्व को दर्शाते हैं। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे 7 पॉइंट दिए गए हैं जिनके आधार पर आपको कूट बनाना है। मैंने कूट का नहीं लिया है, मैं आपको बताते चलती हूँ कि क्या सही होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन, एक में वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण, चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वयन, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर खाद्यान्न की आपूर्ति, क्षुधा शून्यता के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना, भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता और कीमतों की निगरानी। इतने सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं जिसमें कि क्या है कि आपको जो सही आंसर है कूट के माध्यम से ये आपको देखना है कौन सा है। तो कूट यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि अब एक ही पेज में तो आ नहीं सकता ये, जो आप क्वेश्चन भी देख सकें और कूट भी देख सकें। तो पहले हम सिर्फ आंसर ले लेते हैं, जो कि आंसर के लिए मैंने यहाँ पर ये आपके लिए कॉलम ले लिया है। यानी कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के निम्नांकित उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहली बात इसको जानना जरूरी है, कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं। तो वो हैं कि पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का समग्र नीति निर्धारण और नियोजन, क्योंकि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की बात हो रही है। तो एक में वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण, चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वयन, भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना, ये सही है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सही हो जाएगा ए, जिसमें 1, 2, 3 और 6 ऑप्शन सही हैं, 4, 5, 7 नहीं सही थे। तो ये सही होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के जो उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में बात हो रही है। उनके उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं। पेयजल और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का जो है सही से निर्धारण करना, उनका नियोजन करना।
और जो भी भाग 1 है उसमें वर्णित कार्यक्रमों का वित्त पोषण करना, चलाए गए कार्यक्रमों का समन्वयन करना और भारत के ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ भारत अभियान को लागू करना। शहरी क्षेत्रों में तो सब लगभग जो है बड़े-बड़े कह सकते हैं अधिकारीगण और कार्यकर्ता जो है उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान को ही ले लेते हैं। लेकिन ग्रामीण अंचलों में इनको पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, जिसको जो है लागू करना पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, आईसीटी पद के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? आईसीटी क्या है और इसमें से कौन सा कथन सही है? आईसीटी सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी का शब्द संक्षेप है, यानी सूचना और प्रतिभागिता से संबंधित प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट। अगला जो है कि आईसीटी तक प्रभावी पहुंच वाले लोगों और अत्यंत सीमित अथवा शून्य पहुंच वाले लोगों के बीच अंतर को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो आईसीटी जो है वो क्या है? सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी का शब्द है, जिसका जो ये होता है फुल फॉर्म वो होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो इस मतलब सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी है, जिसका जो है सूचना और प्रतिभागिता से संबंधित प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित है। तो इसमें जो सही होगा वो बी सही है, सिर्फ बी सही है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर से देख लेते हैं, आईसीटी सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी, ये हिंदी में है और इसको इंग्लिश में आप कहेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है सूचना और प्रतिभागिता से संबंधित प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट, ये क्या है? ये आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों का अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी हैं? विद्या परिषद, कार्य परिषद, शोध उपाधि समिति, विश्वविद्यालय कोर्ट। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा? विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी क्या होगा? तो इसमें सही होगा विद्या परिषद, ए ऑप्शन सही होगा। कैसे? तो विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी शक्ति जो होती है वो कार्यकारिणी परिषद में, विधायी शक्ति कोर्ट में तथा शैक्षिक शक्ति विद्युत परिषद में निहित होती है। इसलिए विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक अधिकारी विद्युत परिषद है। यहाँ पर विद्वान लोग जुड़ते हैं और फिर उन पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करते हैं, इसलिए ये औपचारिक प्राधिकारी है, औपचारिकता है निभाई जाती है, जो कि विद्या परिषद यानी कि विद्युत परिषद के अंतर्गत आती है। विश्वविद्यालयों का जो आंतरिक नियंत्रण है वो मुख्य रूप से 3 परिषदों, जिसमें कि कार्यकारिणी परिषद, कोर्ट तथा विद्युत परिषद के अधीन रहता है और जिसमें अनुमोदन का कार्य जो होता है वो करते हैं विद्या परिषद वाले। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और अवआधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन स्विट, डिवाइस ड्राइवर, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन स्विट और डिवाइस ड्राइवर, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी। इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा ए ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो भंडारण प्रबंधन है वो संप्रेषण जो होता है संचालन शामिल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि जो संप्रेषण होता है या भंडारण प्रबंधन होता है या कार्यों की अनुसूची बनाना होता है, ये जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रोग्रामों का वो समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम और उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इस तरह से इसमें सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राजील में किस जीवाणु में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोध दिखाया गया जो पहले ज्ञात नहीं था? हाल ही में ब्राजील में किस जीवाणु में एंटीबायोटिक प्रतिरोध मतलब यानी कि जैविक प्रतिरोध यानी कि एंटीबायोटिक जो पहले ज्ञात नहीं था वो दिखाई दिया है? स्यूडोमोनास स्पीसीज, सैल्मोनेला स्पीसीज, क्लेबसिला स्पीसीज, स्ट्रेप्टोकॉक्स स्पीसीज। इनमें से कौन सा होगा? तो हाल ही में जो दिखा है वो इसमें दिखा है इस सैल्मोनेला स्पीसीज में, सैल्मोनेला स्पीसीज। ये इसमें जो है
ये जो सैल्मोनेला स्पीसीज है ये प्रतिजैविक प्रतिरोध इसमें दिखाई पड़ा है, जो कि पहले ज्ञात नहीं था। ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है। तो इन्हीं से, जैसे इन सब चीज़ों की खोज से ही दवाएं बनती हैं। आपको पता है जो भी एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वो सारी इन्हीं सब चीज़ जिनमें की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है उन्हीं से संबंधित जीवाणुओं को मिला करके या जानवरों को, या मतलब अभी तक इंसानों पे प्रयोग तो नहीं हुए थे, लेकिन जो हमारे जो दैनिक कह सकते हैं कि हमारे जो वातावरण में बहुत तरह के पशु पक्षी जानवर कीट पतंगे जो भी कुछ होते हैं, इनसे जो है जिनमें ये क्षमता ज़्यादा होती है उनसे ये ले लिया जाता है। उसी के आधार पर जो है आगे कार्य होता है, दवाएं बनती हैं। तो इसमें कोई जो नई खोज हुई है वो सैल्मोनेला स्पीसीज की हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है? सकारात्मक मानव प्रभाव है वनों की कटाई, अत्यधिक आबादी, प्रदूषण, संरक्षण। इनमें से कौन सा अधिक जो है तो वो है वनों की कटाई, अत्यधिक आबादी, प्रदूषण, संरक्षण। इनमें से होगा ऑप्शन सही होगा वनों की नहीं, संरक्षण। पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है, मानवों के द्वारा जो संरक्षण किया जाता है वनों की कटाई का या पर्यावरण को बचाने का, वो संरक्षण कार्य कहलाता है और इसका जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो भी आबादी है पूरे विश्व की, उसको जो है पर्यावरण के द्वारा हानि पहुंचा ना पहुंचे, पर्यावरण जो है उसके लिए बहुत लाभप्रद हो, इसके लिए पर्यावरण पर जो सकारात्मक प्रभाव का होना जरूरी है। और जो संरक्षण होता है, संरक्षण के अंतर्गत पेड़ पौधों की जो कटाई होती है उसको रोकना, और खनिज जो जमीन से या ज्वालामुखी के माध्यम से जो निकलते हैं उनका दोहन करना, उनको रोकना, तो प्रजातियों की विभिन्नता को बनाए रखना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा हमारे पर्यावरण की व्यवस्था सही ढंग से संचालित होती है। इसलिए इस संरक्षण के अंतर्गत आता है जो कि मानव प्रभाव है और मानव का सकारात्मक सकारात्मक कोशिश है जो कि जिसका कि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क है। इसमें क्या है, मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। और तर्क है इसका कि मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को समीपवर्ती क्षेत्रों में वनस्पति में परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, अभिकथन सही होगा या तर्क सही होगा? इसके लिए जो है कूट दिए गए हैं और कूट के माध्यम से आपको आंसर देने हैं। तो ये जो है मैंने कूट यहाँ पे लिए नहीं फिलहाल, आपको बता देती हूँ इसमें से कौन सा सही होगा। तो अभिकथन जो है वो है मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। तो इसमें जो है सही होगा बी, यानी कि दोनों सही हैं, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। क्योंकि जो मृदा अपरदन के लिए पर्यावरणीय प्रभाव को करने केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर कम कर दिया जाता है, तो ये सही है। और इसका जो तर्क है कि मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को समीपवर्ती क्षेत्रों में वनस्पति में परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है, तो ये भी सही है। दोनों ही सही हैं और जो तर्क है वो अभिकथन का सही तर्क है, सही कारण उपस्थित कर रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम कर दिया जाता है नियत स्थल विशेष से, और यहाँ पर कहा गया समीपवर्ती क्षेत्रों में वनस्पति में परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है। मृदा अपरदन की बात हो रही है, दोनों में मृदा अपरदन की बात हो रही है, इसलिए दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, फिर से अभिकथन और तर्क है। इसमें है कि जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है। जो जल विद्युत है वो ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जो है वो समाप्त होने वाला साधन है। और इसका तर्क जो है वो तर्क है कि गिरते हुए जल की शक्ति ना तो कम होगी ना ही समाप्त होगी। इसमें विचार करना है। इसके जो कूट हैं, कूट आपके सामने दिए गए हैं कि पहला सही है कि दोनों सही हैं कि एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो अभिकथन है वो है जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है, ये सही है, यानी कि जिसमें ये सही होगा वो हम लेंगे। फिर है गिरते हुए जल की शक्ति ना तो कम होती है ना समाप्त होगी, ये भी सही है। क्योंकि जो जल है उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती, इसलिए जल विद्युत का जो निर्माण है, यानी कि विद्युत यानी कि जो जल से बनाई जाती है बिजली, वो इसीलिए विद्युत उसका स्रोत है जल, और ये खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अभिकथन जो है वो तर्क इसकी सही व्याख्या कर रहा है। दोनों सही होंगे, तो अभिकथन और तर्क आपने पढ़ ही लिया है, वो दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की योजना में मिट्टी इस जीवन का मूलभूत संसाधन है जो निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन करती है।
तो ये क्या है? ये कार्बन का भंडार है। ये जंतु जगत के निमित्त खाद्य और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम है। इससे जैविक समुदाय को ऑक्सीजन मिलती है। ये जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार है। इसमें से क्या सही होगा? तो उपयुक्त में से सही विकल्प चुनिए जो दिया गया है। तो इसमें सही होगा, मानव जीवन के लिए मृदा की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कौन कौन सी भूमिकाएं हैं। वो हैं कार्बन का भंडार है। हाँ, ये जंतु जगत के निमित्त खाद्य और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम है। ये जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं। तो ये 3 कौन कौन से हैं उनको ले लेते हैं। ये ऑप्शन बी सही होगा। बी 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सही है। देख लेते हैं एक बार फिर से 1, 2, 4 को, कि ये कार्बन का भंडार है 1, और 2 जो है वो है जंतु जगत के निमित्त खाद्य और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम है, और 4 में है ये जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार है। तो ये तीनों सही हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस मैं लाती रहूँगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखें। अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए या टॉपिक वाइज जैसे मैं अभी करवा रही हूँ ऐसे ही चाहिए, या मिक्सअप चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताएं। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो व्याख्या समझ में आ रही होगी, और इस व्याख्या के माध्यम से आपकी कुछ न कुछ तैयारी हो रही होगी। बाकी टॉपिक को लेकर के मैं ऐसे आती रहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।